26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जब शेर की तरह दहाड़कर आतंकवादियों से मोदी जी ने कहा, फैसला लाल चौक पर ही होगा, देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। कैसे मोदी जी आध्यात्म की खोज में हिमालय गए और हिमालय में किससे हुई मोदी जी की मुलाकात, जिसके फलस्वरूप मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री बने, और कैसे जुड़े आरएसएस से और कैसे हुई उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत, कौन रहे मोदी के पहले गुरु और किससे हुए प्रभावित, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 17 सितंबर 1950 के दिन जन्मे नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो एक सच्चे देशभक्त और आध्यात्मिक छवि वाले व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। साथियों, कुछ लोगों को यह लगता है कि देशभक्ति की यह भावना उनमें प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने के कारण है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके मन में सच्ची देशभक्ति तब से जागृत है जब वो कुछ भी नहीं थे। इनका प्रभाव इतना असरदार था कि कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए भी इनकी देश सेवा में सच्ची निष्ठा शुरू से ही देखने को मिलती रही है। और 1992 में जो लाल चौक पर हुआ, उससे तो मोदी जी लाइमलाइट में ही आ गए थे। जी हां, दरअसल 1992 में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर ने यह ऐलान किया कि लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा भी निकालने का ऐलान किया था। दरअसल उस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, और जब रैली शुरू हुई तो रैली में शामिल होने वाले नेताओं को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इन धमकियों से रैली काफी कमजोर भी हो गई थी, लेकिन झंडा फहराने वाली तय तारीख से ठीक 2 दिन पहले मोदी जी ने जो भाषण आतंकवादियों को सुनाने के लिए दिया, उससे आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे। जी हां साथियों, आपको बता दें कि उस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों द्वारा जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए थे, जिनमें आतंकवादियों ने लिखा था कि जिसने भी अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक पर आए और भारत का तिरंगा फहरा कर दिखाए। इसी के जवाब में मोदी जी ने जोरदार भाषण दिया और यह कहा, 26 जनवरी आने में अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं, फैसला लाल चौक पर ही हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। इस भाषण के बाद 26 जनवरी के दिन मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कार्यकर्ता लाल चौक पर पहुंचे और पूरी शान से तिरंगा फहराया। दोस्तों, 17 मिनट तक यह प्रोग्राम चला। हालांकि आतंकवादियों ने वहां की कुछ दूरी पर एक रॉकेट भी दागा और कुछ गोलियां भी चलाईं, लेकिन देशभक्ति से ओतप्रोत उनके हौसलों को कोई डिगा नहीं पाया। साथियों, इस तरह मरने मारने वाली परिस्थिति मोदी जी के जीवन में बहुत बार आई, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए आज मोदी जी के सफर के कुछ चुनिंदा पड़ाव के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मोदी जी का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय का छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे। माता हीराबेन मोदी गृहिणी थी। मोदी जी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। मोदी जी बचपन में अपने पिता की चाय बेचने में मदद किया करते थे, और मोदी जी भी खुद ये बताते हैं कि कैसे वो ट्रेन में चाय बेचा करते थे। बात करें इनके शिक्षा की, तो दोस्तों मोदी जी पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे। हालांकि इनके इतिहास में काफी रुचि थी, इसलिए बचपन में ये लाइब्रेरी जाकर इतिहास से जुड़ी किताबें और पुराने अखबारों को पढ़ा करते थे। आपको बता दें कि इतिहास के अलावा मोदी जी स्वामी विवेकानंद की किताबें भी पढ़ा करते थे। दरअसल मोदी जी के बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से ये काफी प्रेरित थे। ऐसा कहा जाता है कि महज 8 साल की उम्र में ही मोदी जी को अपने हिंदी शिक्षक चंद्रकांत दवे से इस कदर प्रभाव मिला कि वो आरएसएस की बैठकों में जाने लगे, और फिर वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनका प्रभाव उन पर काफी अधिक पड़ा। जी हां दोस्तों, लक्ष्मण राव ईमानदार से मिलकर मोदी जी काफी प्रभावित हुए। लक्ष्मण राव ईमानदार का प्रभाव मोदी जी पर इतना अधिक था कि वो इनके लिए झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। 12 वर्ष की उम्र तक आते आते इनकी देशभक्ति भी बढ़ने लगी। फिर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार हुई, और इस हार से मोदी जी एक आदमी की तुलना में काफी ज्यादा दुखी हुए, और उसी वक्त उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करेंगे। हालांकि पैसों की कमी की वजह से ऐसा ना हो सका, फिर भी उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की, और फिर कुछ समय बाद जब 1965 में इंडो पाक वार हुआ, तब मोदी जी वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन में सैनिकों को चाय तथा खाना पहुंचाकर उनकी काफी सेवा करते रहे। पारिवारिक जीवन का त्याग।
साथियों, हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन कब? दरअसल 1967 में पहली बार मोदी जी स्वामी विवेकानंद की शिक्षा लेने दीक्षा मठ पहुंचे, लेकिन कहा जाता है कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां दीक्षा नहीं दी गई। जी हां, दरअसल दीक्षा लेने के लिए रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनना और ग्रेजुएट होना अनिवार्य था। दीक्षा न मिलने के बावजूद भी मोदी जी निराश न हुए, बल्कि वह अध्यात्म की तलाश में हिमालय चले गए। वहां उन्होंने काफी टाइम तक साधना की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक असाधारण साधु से हुई। फिर मोदी जी उन्हीं साधु के शिष्य बनकर तपस्या करने लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि साधु ने मोदी जी को यह समझाया कि तपस्या और आध्यात्म के मार्ग पर चलकर तुम एक अच्छे तपस्वी ऋषि तो बन जाओगे, लेकिन नियति ने तुम्हारा चयन किसी और काम के लिए किया है। उन्होंने मोदी जी को समझाया कि तुम अब दुनिया का त्याग करके वापस से सांसारिक जीवन में जाओ, जहां तुम राज ऋषि कहलाओगे। दोस्तों, साधु की उन बातों से मोदी जी बहुत प्रभावित हुए और सबसे पहले केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट होते हुए वडनगर वापस आ गए। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की और 1975 के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार में जब आपातकाल लगा हुआ था, तब पुलिस से छुपकर मोदी जी सरकार की नीतियों का विरोध करने लगे। राजनीति में मोदी जी की आधिकारिक एंट्री। दोस्तों, हिमालय से लौटने के बाद मोदी जी पार्टी के साधारण सा कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में लगे रहे और 1985 में भारतीय जनता पार्टी में इनकी आधिकारिक एंट्री हुई। फिर उसके बाद आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या रथ यात्रा के दौरान एक घटित घटना और उसी घटना के दौरान मोदी जी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो दोबारा अयोध्या तब आएंगे जब श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों, 1992 में मोदी जी अपने 3 से 4 साथियों के साथ अयोध्या में रामलल्ला के टेंट में पहुंचे थे। टेंट में विराजमान भगवान राम को देखकर मोदी जी काफी भावुक हो गए थे। तभी उन्होंने राम मंदिर निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी और आज 2024 में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसी के साथ मोदी जी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, 1995 में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे। 1998 में फिर बीजेपी सत्ता में आई और केशुभाई ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2001 में केशुभाई की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इस वक्त मोदी जी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह दिल्ली में रहते हुए पार्टी की सेवा करते थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी से कहा कि तुम्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाना चाहिए। दोस्तों, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की बात मोदी जी समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्हें यह पता चला कि वाजपेयी जी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से 7 अक्टूबर 2001 के दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर लगातार 4 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त रहे। और उसके बाद कैसे 2014 में बीजेपी की वापसी हुई और कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है, जिसमें हम प्रधानमंत्री के बनने के बाद मोदी जी के जीवन के रोमांचक सफर की बात करेंगे, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसी रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।